हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पठेजा क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे ये वाली सीरीज़। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इथेन विद मोलिकुलर फॉर्मूला हैज़ ऑप्शन ए 6 कोवलेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। आप साथ साथ क्वेश्चन रीड करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। पूछता क्या है वो, मोलिकुलर फॉर्मूला। किसका पूछ रहा है वो, C2H6। मेरे पास कितनी सी है, 2 सी है। कितने H हैं, 6H हैं। यहाँ पर एक H लग गया, नीचे यहाँ पर एक H लग गया, 2 H हो गए। यहाँ पर एक H लग गया, कितने H हो गए मेरे पास, ये 3 H हो गए। ये चौथा H हो गया मेरे पास, ये नेक्स्ट 5वां H हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास कौन सा H हो गया, 6th H। तो पूछता क्या है, विद मोलिकुलर फॉर्मूला हैज़, कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, 1 बॉन्ड, 2, और ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th और ये 7th। तो ऑप्शन बी इज़ माई राइट आंसर कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला जो कि इथेन का है उसके कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, दैट इज़ 7। अब जब इथेन की बात आती है तो इथेन में हमेशा हमें पता होना चाहिए कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6। अब देखिए यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन का पहला बॉन्ड, कार्बन का दूसरा बॉन्ड, कार्बन का तीसरा बॉन्ड, कार्बन का चौथा बॉन्ड। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जिसमें एक ही बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। हाँ जी, इसका जल्दी आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक। जो फूड कैंस होते हैं वो किसके बने होते हैं, टिन के। किसके नहीं बने होते, जिंक के नहीं बने होते। रीज़न क्या है, जल्दी कमेंट कीजिए। रीज़न ये है कि जिंक कॉस्टलियर है कि जिंक महंगा है टिन से। क्या जिंक का हाई मेल्टिंग पॉइंट है टिन से, मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिंक जल्दी पिघल नहीं सकता, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो जिंक जल्दी नहीं पिघलेगा। क्या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, क्या जिंक लेस रिएक्टिव है टिन से। तो जब कॉस्टलियर की बात आती है ये तो हमेशा आंसर गलत होता है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है, इस वजह से ये कोई रीज़न नहीं है कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और हम जो फूड के कैंस है उसमें जिंक नहीं टिन की कोटिंग करते हैं, ये बात गलत है। क्या जिंक का ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जी हाँ, जिंक की टिन से रिएक्टिविटी ज़्यादा है। रिएक्टिविटी ज़्यादा मतलब जिंक जल्दी रिएक्ट करता है, इस वजह से हम जो कैंस हैं फूड के उसमें टिन की कोटिंग की जा सकती है, ना कि जिंक की। तो सी ऑप्शन हमारा क्या बन गया, राइट। तो डी तो वैसे भी गलती बनेगा, ठीक है, क्लियर बात। थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 287, द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज। फालतू क्वेश्चन।
वो कहता है पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। तो 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 + 7 क्या हो गया 17। करेक्ट, सी ऑप्शन। तो मेरे पास जब मैं बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 17 है उसका नाम क्या है क्लोरीन, उसका सिंबल क्या है Cl। तो मुझे आप ये बताएं कि जो मेरे पास क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, या गिवन है हमें 17th पीरियड में ये पाया जाता है, 17th ग्रुप में ये पाया जाता है GROUP। मेरे पास जो क्लोरीन है वो 17th ग्रुप में पाया जाता है। उस 17th ग्रुप का नाम क्या है आप जल्दी कमेंट में बताएं। उस 17th ग्रुप का क्या नाम है भाई हैलोजेंस उस 17th ग्रुप का नाम है, दैट इज हैलोजेंस। ठीक बात। अब हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, कौन से एलिमेंट्स हैं पाए जाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट 17th ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ग्रुप की बात तो हो गई भाई, क्लोरीन है 17th ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसका पीरियड कौन सा होगा, तो क्लोरीन मेरे पास सेकंड नहीं थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। क्लोरीन का जो पीरियड है वो क्या है थर्ड, क्लोरीन थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। क्लियर। अगर क्वेश्चन आ गया क्लोरीन का सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17, ग्रुप कौन सा है 17th, पीरियड कौन सा है थर्ड, ग्रुप का नाम क्या है हैलोजेंस, ब्लॉक कौन सा है P। ये 7-8 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर एग्जाम में आ गया तो कर लोगे कि छोड़ दोगे, कर लोगे। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। पहले बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। मान लो मेरे पास A और B दो इकट्ठे जुड़वा दोस्त हैं या फ्रेंड्स कह लो, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है A और B। अब न्यू फ्रेंड C आ गया तो मान लो C पैसे वाला है, B भी पैसे वाला है, C के पास थोड़ा कम पैसा है, तो बेसिकली क्या होगा, जो B है वो अपने A वाले दोस्त को छोड़कर किसके साथ जाएगा C के साथ। क्यों जाएगा, क्योंकि C पैसे वाला है। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब C ज़्यादा अच्छा है A के कंपैरिजन में। क्लियर। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मेरे पास क्या है, A जो है वो कम रिएक्टिव है C से, इसी वजह से C ने A को रिप्लेस कर दिया और मेरे पास क्या बन गया B और C। तो यही क्वेश्चन है कि रिएक्टिविटी बतानी है हमने, जिस वजह से हम ये बता सकें कि ये रिएक्शन कौन सी है मेरे पास। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल देनी है। ओके, सोडियम तब रिप्लेस होगा जब कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, बट सोडियम तो खुद ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से सोडियम को हम किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, क्या मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, नहीं भाई, ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं था। थर्ड, क्या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, जी हाँ आयरन रिएक्टिव है, डिस्प्लेस तो होगा नहीं। क्या सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, नहीं, सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो मेरे पास डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि कॉपर ज़्यादा पैसे वाला है, कॉपर किसको डिस्प्लेस करेगा, सिल्वर को, सिल्वर मतलब Ag। तो मेरे पास क्या नया प्रोडक्ट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3। ठीक है, बट यहाँ पर N ना बड़ा आएगा, यहाँ पर S भी बड़ा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर बात। 4th क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो 5th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। हाँ जी,
इंडाइजेशन को कौन सी मेडिसिन है जिसका नाम फोर्थ ऑप्शन है, इसमें क्या होगा बताएं जल्दी से। कौन सी मेडिसिन यूज़ की जा सकती है इनडाइजेशन के ट्रीटमेंट में। इनडाइजेशन मतलब जिसमें डाइजेशन प्रॉपर ना हो, डाइजेशन प्रॉपर ना हो। क्या एंटीबायोटिक हो सकती है? एंटीबायोटिक तो नहीं हो सकती। एनाल्जेसिक ये भी नहीं होगी। क्या बनेगा मेरे पास? एंट एसिड, क्योंकि मेरे पास इनडाइजेशन रिलेटेड है एसिडिटी से। अगर एसिडिटी को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, उस एसिड के अगेंस्ट वाला एसिड यूज़ करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम, एंट एसिड। जैसे आपको पता होगा अगर किसी पर्सन को एसिडिटी हो जाती है तो वो क्या लेता है, इनो। तो इनो क्या है मेरे पास, एंट एसिड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर एग्जाम में आएगा तो कर लोगे कि छोड़ दोगे? कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, जाइलम टिश्यू इज एन इम्पोर्टेंट प्लांट टिश्यू। ठीक बात। प्लांट जो जाइलम है, प्लांट्स में जो जाइलम प्रेजेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पानी की ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब पानी को इधर उधर लेके जाता है। क्या फूड को उधर लेके जाता है? नहीं लेके जाता। अमीनो एसिड को? नहीं। अमीनो एसिड मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, NH2 ग्रुप कह लीजिए, जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। क्या ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है? नहीं। तो आंसर क्या बन गया, ए ऑप्शन। मतलब जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं, जाइलम टिश्यूज। ठीक है। 7th, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो फर्स्ट 10 एलिमेंट हैं, नाम बताना है हमें। हाँ जी, फर्स्ट है सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। तो ए ऑप्शन तो नहीं बन सकता, क्यों? उन्होंने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स पूछे हैं। ठीक है। जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है मेरे पास, 30 है। कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है मेरे पास, 29 है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। थर्ड, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो ये बन गई। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो ये भी गलत। उन्होंने पूछा क्या था, 10 एलिमेंट, तो 10 एलिमेंट में कौन से आ रहे हैं, लिथियम और बेरिलियम। सी ऑप्शन, खत्म। क्लियर? ओके। 8th क्वेश्चन, डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड डैश। जो करंट को प्रोड्यूस करे, भाई क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान से पढ़ना। प्रोड्यूस करना, करंट को बनाने वाला क्या है, नाम से क्लियर है, जनरेटर। करंट को कौन प्रोड्यूस करेगा, जनरेटर ही प्रोड्यूस करता है। गैल्वेनोमीटर नहीं आएगा। एमीटर तो करंट को मेज़र करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। एमीटर करंट को क्या करता है, बेसिकली मेज़र करने के काम आता है। मोटर, मोटर थोड़ी करेगी, मोटर तो चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन गया मेरे पास, ए, दैट इज़ अ जनरेटर। ठीक है, ओके। अच्छा, गैल्वेनोमीटर जो है ना बेटा, स्मॉल करंट को मेज़र करता है। ठीक है, स्मॉल करंट को क्या करता है, मेज़र करता है। स्मॉल करंट को क्या करता है, ये मेज़र। ठीक है, हैंड राइटिंग कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। 9th, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA। हाँ जी, ये तो आपको पता होगा। DNA सिंपल, क्या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, क्या नाइट्रिक एसिड है, या ओनली एसिड है। ओनली एसिड तो होगा नहीं, नाइट्रिक भी नहीं होता। कौन सा होता है,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म। आप जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट करें मेरे पास कि आरएनए की एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है। हाँ जी, आंसर इसमें पढ़ा है, ये पढ़ा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, मैंने बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं। क्लियर। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो दोबारा से यूज़ नहीं किए जा सकते, ठीक है, रीयूज़ इसका नहीं हो सकता, रीयूज़। तो उसने पूछा कौन से हैं मेरे पास, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो रीयूज़ ना हो सके, उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या लकड़ी को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जल्दी बोलो। क्या इसका ए ऑप्शन बनेगा, बी बनेगा फ्लावर, सी बनेगा फ्रूट पील्स, डी बनेगा प्लास्टिक। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल मतलब यूज़ हो सकता है, नॉन मतलब नहीं, दोबारा अगर लकड़ी जल गई दोबारा यूज़ नहीं होगा। क्लियर है। फ्लावर होगा, नहीं होगा, फ्रूट पील्स होंगे, नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा, डी, दैट इज प्लास्टिक। ठीक है, जिसको हम दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते उसे बोलते हैं हम प्लास्टिक। ठीक है, 11th क्वेश्चन आज की क्लास का, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जी, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, चार्ज तो नहीं कर सकते। क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, करंट पास करना एक कॉइल में से, नहीं, एक कॉइल में करंट पास करने से तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है, मगर ये इसका फिनोमिना पूछा है उन्होंने, इसका फिनोमिना क्या है, नहीं है। सी, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल। देखो नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, तो जिसमें मैग्नेट भी हो और इलेक्ट्रिक करंट भी हो, तो मेरे पास सी ऑप्शन बनेगा। डी क्या है, रोटेट करना, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा है, आंसर तो नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा मेरे पास, सी ऑप्शन। ठीक है, 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। हाँ जी, इनमें से कौन इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है, आपको ये बताना है बेसिकली। हाँ जी, जल्दी बताएं आप। क्या आई स्क्वायर आर होगा, क्या आई आर स्क्वायर होगा, क्या वी आई होगा, या फिर वी स्क्वायर आर होगा, जल्दी कमेंट करें आप। तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। पहले तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। नोट कर लीजिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी आई, मतलब सी ऑप्शन तो इसका आंसर पक्का है, उन्होंने पूछा कौन सा है, नॉट। ओके, अब मुझे पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ कहता है। तो यहाँ मैं V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या बना, P इज इक्वल टू आई तो पहले थी, एक आई और आ गई, तो क्या बना, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर तो है, मतलब ए ऑप्शन भी हो सकता है। अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो आई क्या है मेरे पास, बेसिकली क्या बनेगा, आर मल्टीप्लाई में है
उधर जाकर डिवाइड, क्या बनेगा ये V/R। तो अब मैं यहाँ I की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो P क्या बनेगी बेसिकली P क्या बनेगी बेसिकली मेरे पास V² डिवाइड बाई R, ये बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर एक भी पहले था दूसरा भी आ गया तो ये भी बन गया। तो मैं कौन सा नहीं पूछा है, बी ऑप्शन, यही बनेगा मेरे पास। क्लियर। 13th क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, पता ही है शॉर्ट सर्किट में करंट डिक्रीज होता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। चेंज नहीं होता, बिल्कुल ही गलत। वेरी होता है, चेंज होता है नहीं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। चेंज नहीं बोलने का, चेंज मतलब घट भी सकता है इंक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज होता है हैवीली, बहुत तेज। 14th, change in the focal length of an eye lens is caused by the action of dash। फोकल लेंथ चेंज होनी ह्यूमन आई की किस वजह से होता है? क्या प्यूपिल की वजह से, या रेटिना, या सिलरी मसल्स, या फिर आयरन? रेटिना पे तो इमेज बनती है, आई एंटर करती है, लाइट एंटर करती है, आयरस तो नहीं होगा, बचा कौन सा? सी ऑप्शन, दैट इज सिलरी मसल्स। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट। अभी हमने बात की करी कि ऑब्जेक्ट की इमेज कॉर्निया पर पड़ती है, आइरस पर, प्यूपिल पर, रेटिना पर। प्यूपिल पर तो नहीं पड़ती, रेटिना भी नहीं है, कॉर्निया भी नहीं है। तो हमारी आँख की जो लाइट एंटर करती है जब लेंस से क्रॉस होकर, तो हमेशा इमेज कहाँ बनती है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का क्या नाम है? रेटिना। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।